आरंभ करते हैं। महादेवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ सर। ठीक है, आवाज आपकी आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आरंभ करते हैं। हाँ। देखिए, इसके पूर्व मैंने 2 वीडियो बनाकर भेजे हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो इस सत्र में हमारे प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 के पाठ्यक्रम का है, और एक तासिका का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजी है। दोनों यूट्यूब लिंक हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। इसलिए आज हम हाँ, हाँ, देखिए मैंने। ठीक, और देख लेंगे। नहीं ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप को म्यूट करके रखिए। हाँ। हाँ, ठीक है। देखिए कि जब हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं, देखिए हमारे पाठ्यक्रम में इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है तो वो पहला है पारिभाषिक शब्दावली। इस पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत हमें जो देखना है उस पर एक बार हम नज़र दौड़ाएंगे, उसके उपरांत हम आगे चलेंगे। देखिए, किसी भी विद्या शाखा में जिन शब्दों का बार बार प्रयोग होता है उन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे टेक्निकल टर्म्स कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जब भी हम अध्ययन करते हैं तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि इसके पाठ्यक्रम में क्या है। देखिए, सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें ये कहा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य क्या है। ये पहले हमें समझना पड़ेगा। पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा, संकल्पना या तात्पर्य, यानी उसका अर्थ क्या होता है, फिर पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा क्या है, और फिर उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या है। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत के उपरांत विविध दृष्टिकोण क्या क्या है और किस किसने प्रयास किए। उसके उपरांत भारतीय पारिभाषिक शब्दावली, समस्याएं एवं समाधान, बाद में हिंदी शब्द संपदा, और हिंदी पारिभाषिक शब्दावली परिशिष्ट आज जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उसको भी हमें देखना है। एक 200 शब्द हैं, उसका भी हमें अध्ययन करना है। अब देखिए कि पारिभाषिक शब्दावली है क्या। इसे देखते हुए मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। ध्यान रहे, पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा और तात्पर्य, इस पर हम सबसे पहले विचार करेंगे। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा और तात्पर्य समझने के लिए पहले हमें भाषा क्या है यह समझना पड़ेगा, जो हमने गत सत्र में बहुत अच्छी तरह से आपके सम्मुख रखा है। उसके भी वीडियोस हैं, वो आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंदी जय नागरी पर अवश्य देख सकते हैं। लेकिन एक बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि मनुष्य को प्रकृति ने अन्य प्राणियों से कुछ अलग दिया है। वह है पाणी और वाणी। पाणी मतलब हाथ, यानी अन्य प्राणी जैसे गाय, भैंस, शेर हाथ से काम नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हाथ नहीं दिए हैं। और दूसरी चीज है वाणी। वाणी भी मनुष्य को ही मिली है परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जो अन्य प्राणियों में नहीं है। मानव को प्रकृति ने अन्य प्राणियों से अधिक एक शक्ति दी है, वह है वाणी। इस वाणी से मनुष्य अपने दैनंदिन व्यवहार करता है। मतलब मैं इस समय जो आपको समझा रहा हूँ वो वाणी के माध्यम से है, आप जो समझ रहे हैं वो वाणी के माध्यम से है। हर रोज की यह बोलचाल उसकी सामान्य भाषा बन जाती है। मतलब हम हर रोज जो कुछ बोलते हैं, यानी खाना मांगते हैं, खाना खाते हैं, सोने जाते हैं, पुस्तक मांगते हैं, पुस्तक वापस कर देते हैं, उठते हैं, जाते हैं, गाते हैं, कुछ बातें, यानी जो व्यवहार हम दैनंदिन
सामान्य व्यवहार जिस भाषा में करते हैं उसे हम सामान्य भाषा कहा जाता है। यानी हर रोज की बोलचाल जो है हमारी, उसे सामान्य भाषा कहा जाता है। परंतु यही मनुष्य यदि किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में, ध्यान रखिए मैं जानबूझ करके ज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यह उसका सही उच्चारण है। मराठी वाले ज्ञान करते हैं, हिंदी वाले ज्ञान करते हैं, ये दोनों उच्चारण गलत है। सही उच्चारण ज्ञान है। परंतु यही मनुष्य यदि किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में पारंगत है तो उसे उस क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली से परिचित होना अत्यावश्यक होता है। मतलब समझिए कि देखिए, शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शब्द की व्याख्या अगर की जाए तो ये कहा जा सकता है कि मानवीय भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द होते हैं और बिना शब्द के हमारा जीवन ठीक ढंग से यापन नहीं होगा। यानी एक विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति, समझिए एक ज्ञान क्षेत्र है बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, जैव यानी जैव अभियांत्रिकी जिसको अंग्रेजी में बायो इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये जो विशेष स्पेशल अत्यंत विशेष विषय हैं, इन विषयों में पारंगत व्यक्ति जब इस विषय को समझाने की कोशिश करता है तो उसे उसके क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली से भी परिचित होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस विशिष्ट क्षेत्र की भाषा के शब्द भी अभाव के कारण निरुक्ति के आधार पर नए नए रूपों में गढ़े जाते हैं। ध्यान रखिए, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में जब नया अनुसंधान होता है, नया शोध कार्य होता है, नया संशोधन होता है, तो नई नई अवधारणाएं उसमें आती हैं और उन अवधारणाओं को नए शब्द बनाने पड़ते हैं। और उन अवधारणाओं का प्रकट करने वाले जो नए शब्द बनाए जाते हैं, वो नए शब्द जिस आधार पर बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है निरुक्ति। अब निरुक्ति क्या है समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे मानवता के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनको हम वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों के शब्दकोश को निघंटु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निघंटु। और निघंटु में जिन शब्दों का समावेश किया है, जो वैदिक शब्दकोश है, प्रत्येक शब्द कैसे बना है उसको कहा जाता है निरुक्त। और इसके आधार पर, इसी निरुक्ति के आधार पर जिस प्रकार से वैदिक शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं, उसी प्रकार से हम नए शब्द भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि अगर किसी ज्ञान शाखा में नई अवधारणाओं को प्रकट करने के लिए पहले से शब्द तय नहीं है तो नए शब्द गढ़ने की प्रक्रिया को निरुक्ति कहा जाता है। ऐसे ही पारिभाषिक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे शब्द जो विशिष्ट ज्ञान शाखा में विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त होते हैं, नए बनाए जाते हैं, उन शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जा सकता है। एक उदाहरण मैं दूं आपको। देखिए, साधारण उदाहरण है, मनुष्य हवा के बिना जी नहीं सकता। बिल्कुल, मनुष्य अपना अगर नाक बंद कर लें या हवा खत्म हो जाए, हवा कम पड़ जाए, तो मनुष्य जी नहीं सकता। ये एक सामान्य भाषा का शब्द है। इसमें हवा शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है, हवा शब्द, उस हवा शब्द को हम सामान्य भाषा में हवा कहते हैं, हवा, वायु वगैरह वगैरह। अब इस वाक्य को कोई विज्ञान का छात्र या वैज्ञानिक क्या कहेगा? मनुष्य ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता। अब देखिए, हवा यहाँ ये सामान्य शब्द हुआ, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पारिभाषिक शब्द हुआ। आजकल आप जानते हैं कि कोरोना के कारण व्यक्तियों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रही है। ऑक्सीमीटर सबके पास है और ऑक्सीजन के बिना जो लोग मर रहे हैं उनके लिए हम ऑक्सीजन ला रहे हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि विशाखापट्टनम से एक ऑक्सीजन ट्रेन आई जो नासिक होते हुए नागपुर होते हुए नासिक तक चली गई।
अब तो देखते हैं कि कजाकिस्तान जैसा देश, रशिया, अमेरिका जैसे देश भी हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देखिए, हवा ये जो सामान्य भाषा का शब्द है, उसकी जगह किसी विशेषज्ञ द्वारा, वैज्ञानिक विद द्वारा प्रयुक्त किया गया ऑक्सीजन शब्द यहाँ पारिभाषिक शब्द हुआ। अब ध्यान रखिए कि पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के बाद मानव के जीवन में जो नए नए क्षेत्र आए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं मनुष्य को, सारे दृष्टिपथ में आ रहे हैं। अब तक क्या था? औद्योगिक क्रांति के पहले, वैज्ञानिक क्रांति के पहले, प्रौद्योगिक क्रांति के पहले, या यूं कहें आज की कंप्यूटर या सूचना क्रांति के पहले, हमारा क्षेत्र अत्यंत सीमित था। इसलिए हमें बहुत कम शब्दों से हमारा काम चल सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अनेक वैज्ञानिक क्षेत्र या अनेक प्रकार की विद्या शाखाएं हमारे सामने आई हैं। जैसे भौतिक शास्त्र है, जिसे भौतिकी कहा जाता है, रसायन है, जैव अभियांत्रिकी है, यांत्रिकी है, प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, अर्थशास्त्र के अलग अलग नए रूप सामने आ चुके हैं, राजनीति शास्त्र का भी नया रूप आ चुका है, समाज शास्त्र के नए अवधारणाएं सामने आ रही हैं, भूगोल आ रहा है, जैविक भूगोल आ रहा है, लोक संख्या भूगोल आ रहा है, गणित, भूमिति और न जाने ऐसे कई 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 क्षेत्र आ रहे हैं। अंक गणित है, न जाने अनेक अनेक क्षेत्र हमारे सामने आ रहे हैं। उसके उपरांत भूमिति है, खगोल शास्त्र है, प्रशासन शास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, युद्ध शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है। ये सारे मिलाकर के अगर कहा जाए तो कम से कम 600 विद्या शाखाएं आई हैं। कितनी आई हैं? 600 विद्या शाखाएं। और इन विद्या शाखाओं में आए दिन दूनी रात चौगुनी रीति से नया नया अनुसंधान हो रहा है, नई नई अवधारणाएं आ रही हैं, नया नया संशोधन हो रहा है। और इन सभी संशोधन को, इन सभी बातों को, अगर इन सभी अवधारणाओं को अगर हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करें तो उसके लिए नए शब्द चाहिए। अब देखिए, उदाहरण के लिए भारत की लोक संख्या या भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है। अब हर रोज जो बच्चा निर्माण होता है उसके लिए नया नाम हम गढ़ते नहीं, पुराने नामों से काम चलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला नाम राम है, किशन है, कृष्णु है। तो इसे नए बच्चे के लिए नए नाम की जगह हम पुराने नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा विज्ञान के क्षेत्र में नहीं होता। पुराने नाम से काम नहीं चलेगा। नई अवधारणा के लिए, जैसे नए बच्चे के लिए पुराने नाम से काम चल सकता है, लेकिन वैज्ञानिक नई अवधारणा के लिए, नए संकल्पना के लिए पुराने नाम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुराना नाम किसी अन्य अर्थ में पहले प्रयुक्त हो रहा है, किसी विशिष्ट विद्या क्षेत्र में, किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा में। परंतु हमें अगर इन नई अवधारणाओं का अध्ययन करना है तो हमारे पास कम से कम आज कितने शब्द चाहिए? 20 लाख शब्द चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नहीं, 20 लाख नए शब्दों की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान की परिधि का विस्तार हो रहा है, और जैसे ज्ञान की परिधि का विस्तार हो रहा है वैसे ही शब्दों का भी विस्तार करना पड़ेगा, वैसे ही नए शब्द निर्माण करने पड़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है, देखिए, जिनको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं उनको अंग्रेजी में टेक्निकल वर्ड्स कह सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स कह सकते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली के लिए हमारे पास शब्द है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, पारिभाषिक शब्द के लिए टेक्निकल टर्म्स। देखिए, वैसे हमारे प्राचीन भारत में धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, उसके बाद अर्थवेद, नाट्यशास्त्र, फलित ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक इत्यादि अनेक। एक मिनट में
थोड़ा सा व्यवधान आ चुका था। तो देखिए कि ये जो अलग अलग हमारे पुरातन शास्त्र थे, उनकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली थी। जैसे मैंने अभी कहा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वैदिक साहित्य और उसके उपरांत उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता था, उनका शब्दकोश निघंटु के रूप में एकत्रीकरण करके रखा हुआ था। उसी प्रकार से देखते हैं कि फलित ज्योतिष की अलग पारिभाषिक शब्दावली है, धनुर्वेद मतलब युद्ध शास्त्र की अलग से पारिभाषिक शब्दावली है, आयुर्वेद की अलग से पारिभाषिक शब्दावली है, अर्थवेद की अलग से पारिभाषिक शब्दावली है, गांधर्व वेद जिसको हम संगीत कला कहते हैं उसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली थी, नाट्यशास्त्र की अलग शब्दावली थी, मीमांसा की, न्याय की, वैशेषिक की, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, व्याकरण की अलग शब्दावली है। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म, दो धर्म प्राचीन काल में थे, बौद्ध और जैन धर्म, उनके भी धर्मशास्त्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की अलग पारिभाषिक शब्दावली है। उसके उपरांत गणित, चारवाक जैसा दर्शन है, गणित है, काव्य शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, आदि क्षेत्रों में एक सूत्र चलता था, शब्दाभावे निरुक्तादयः। इसका अर्थ यह है कि जब आपको शब्द कम पड़ रहे हैं, शब्दों का अभाव हो रहा है, तो आप निरुक्ति के आधार पर नए शब्द गढ़ सकते हैं। कितनी बड़ी परंपरा देखिए हमारी। और शब्दाभावे निरुक्तादयः, इस न्याय से अनेक शब्दों की उत्पत्ति हमारे पूर्वजों ने पहले की थी और संस्कृत भाषा के पारिभाषिक शब्दों का भंडार भर दिया गया है। इतना ही नहीं, आज भी अनेक लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं नए शब्दों को गढ़ने के लिए, पारिभाषिक शब्दों को बनाने के लिए, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए अनेक विद्वान लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा में नए शब्द बनाने की अपूर्व क्षमता है, अपूर्व क्षमता, यानी अन्य किसी भाषा में इतनी ताकत नहीं है कि वो नए शब्द गढ़ें। देखिए, मराठी की शब्द संख्या मेरे ख्याल से एक 50,000 के आसपास होगी, हिंदी की उससे कम 30,000 के आसपास, अंग्रेजी तो 10,000 भी नहीं है। अंग्रेजी वाले भी नए शब्द गढ़ने के लिए लैटिन और ग्रीक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वैसे ही मराठी हिंदी वालों ने नए पारिभाषिक शब्दों का ग्रहण करने के लिए या नए पारिभाषिक शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? बीच में कृपया करके छोड़िए मत, आपके सामने जो लाल रंग का है बटन, उसको टच मत कीजिए। अगर वो टच करेंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? तो देखिए कि संस्कृत भाषा नहीं सर, क्या हुआ था? गलती से हो गया था। अब मत कीजिए, गलती से टच हुआ था। तो अब मत कीजिए, बिल्कुल गलती मत कीजिए, ठीक है? बंद कीजिए, आप म्यूट कीजिए आपका। तो देखिए कि संस्कृत भाषा में नए शब्द बनाने की अपूर्व क्षमता शक्ति है। इसलिए क्यों है इसकी शक्ति ऐसे? क्योंकि संस्कृत में 1994 धातुएं हैं। धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, 28 उपसर्ग, 80 प्रत्यय और अनेक प्रातिपदिकों के द्वारा नए शब्द हम गढ़ सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। इसलिए इस देववाणी का, इसलिए इस गिरवाण वाणी का, इसलिए इस संस्कृत भाषा का उपयोग बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज देखिए कि आज लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा
नए शब्दों का निर्माण किया गया है और नए नए शब्द बनाए जा रहे हैं। मतलब हमें 20 लाख चाहिए और हमने लगभग 2.5 लाख शब्द संस्कृत के आधार पर पहले बनाए हैं और नए शब्द भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम चल रहा है। अब देखिए, ये अवधारणा तो आपकी समझ में आ गई कि किसी एक विद्या क्षेत्र में या विद्या शाखा में जो नई अवधारणाएं निर्माण हो रही हैं, उन नई अवधारणाओं के साथ नए शब्दों के गढ़ने की जो प्रक्रिया है वह आज बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन क्या ये प्राचीन काल में थी? जरूर थी, मैंने जैसे अभी कहा। लेकिन अगर हम मध्य युग में जाएं तो हमें सबसे पहला प्रयास किसने किया, ये हमारे ध्यान में आ सकता है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात अवश्य होती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की के जिक्र के सिवा महाराष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, इसका संक्षिप्त इतिहास हम देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम राज दरबार में जो फारसी शब्दावली प्रयुक्त होती थी, शिवाजी महाराज के दरबार में भी फारसी शब्दावली का ही प्रयोग होता था, क्योंकि शिवाजी महाराज जी का दरबार जो था वो दरबार जो दक्षिण की जो अलग अलग शाहियाँ थी, जैसे निज़ाम शाही थी गोलकुंडा की, बीजापुर की आदिल शाही थी, बिदर की बरीद शाही थी। तो इन सभी शाहियों में इन अलग अलग सुल्तानों ने जो शब्द प्रयुक्त किए थे, जैसे कि कुर्नी सात शब्द था, मुजरा जैसा शब्द था, उस सारे के सारे शब्द शिवाजी महाराज के दरबार में भी प्रयुक्त होते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को गलत लगा, क्योंकि जब उन्होंने स्वराज की कल्पना की थी, स्वराष्ट्र की कल्पना की थी, तब फारसी जैसी एक विदेशी भाषा पर अवलंबित होना उन्हें भी ठीक नहीं लगा। इसलिए उन्होंने अपने अमात्य पंडित रघुनाथ पंत हनुमंते और तंजावर में उनके जो दूसरे एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पंडित धुंडीराज व्यास, इन दोनों को यह आदेश दिया कि प्रशासन में, मतलब दरबारी भाषा में जितने भी फारसी शब्द इस्तेमाल होते हैं उनकी जगह संस्कृत के शब्द का प्रयोग किया जाए। इसलिए धुंडीराज व्यास जी ने एक राज्य व्यवहार कोश नाम की पुस्तक लिखी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर बनाई गई थी, जिसमें 1380 शब्द उन्होंने बनाए थे। उस समय प्रशासन में, दैनंदिन राजकीय व्यवहार में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे थे फारसी, उर्दू इत्यादि भाषाओं के, तो उनकी जगह अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू, इन भाषाओं के शब्दों की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने संस्कृत के शब्द लिखे। ध्यान रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी राजमुद्रा तक संस्कृत में बनाई थी, जो आपको पता है, प्रतिपच्चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो शिवस्य शाह मुद्रा भद्राय राजते। संभाजी महाराज की भी मुद्रा संस्कृत में है। तो देखिए कि इन दृष्टा व्यक्तियों ने, और आप जानते हैं कि संभाजी महाराज तो संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने बुधभूषणम जैसा एक राजनीति परक महाग्रंथ लिखा हुआ था। तो देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, इन्होंने जो उस समय दरबार में प्रयुक्त होने वाली, राजसभा में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली थी, जो अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से प्रभावित थी, उनकी जगह संस्कृत के शब्द लाने का उन्होंने प्रयास किया। उदाहरण के रूप में सरनौबत ये फारसी शब्द था, इसकी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेनापति शब्द का इस्तेमाल किया। वजीर शब्द चल रहा था, उसकी जगह अमात्य शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे हजारों शब्द हैं, 1380 शब्द। यानी ये जो निरुक्ति के आधार पर संस्कृत के नए शब्दों की व्युत्पत्ति की, और उस ग्रंथ को उन्होंने नाम दिया राज्य व्यवहार कोश। आपके इतिहास के अध्यापक या अध्यापिका आपको इस बारे में और अधिक बता सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के उपरांत कर्णपुर के महाराज दलपति राय ने यवन पारसी नाम माला का निर्माण किया, जिसमें यहाँ यवन मतलब मुस्लिम, पारसी मतलब फारसी शब्दों की जगह नए शब्द संस्कृत के गढ़ने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के काल में
बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने भी अंग्रेजी और फारसी शब्दों की जगह संस्कृत शब्द का प्रयोग करने के लिए नए शब्दकोश का गठन किया, जिसका नाम था सयाजी शासन शब्द कल्पतरु। सयाजी शासन शब्द कल्पतरु। इस प्रकार से उन्होंने अनेक शब्दों का निर्माण किया। यानी ध्यान रखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रयास हो, कर्णपुर के महाराज दलपति राय का प्रयास हो, या बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ जी का जो प्रयास हो, इन प्रयासों में से हमारी राष्ट्रभक्ति प्रकट होती है। इतना ही नहीं, आगे चल करके देखिए कि हम लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। 700 वर्ष मुगलों मुसलमान सुल्तानों की गुलामी की, उसके बाद 200 वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी की, कुछ कुछ क्षेत्र में फ्रेंचों पुर्तगीज़ों की गुलामी की, डचों की गुलामी की। तो ये गुलामी से जगह हम अगर एक नया राष्ट्र बन चुके हैं, हम अपना स्वायत्त स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र बन चुके हैं, तो हमें अन्य देशों विदेशों और जिन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा, जिन्होंने हमें दास बनाए रखा, उनकी भाषा का इस्तेमाल क्यों करें। इसलिए ध्यान रखिए कि जो पारिभाषिक भारतीय संपूर्ण भारतवर्ष में चलने वाली भारतीय पारिभाषिक शब्दावली बनाने के पीछे एक देशीय राष्ट्रभक्ति भी काम कर रही है। और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, स्वामी श्रद्धानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, पंडित सुधाकर द्विवेदी, बाबू भगवती सहाय, पंडित गंगानाथ झा, पंडित विनायक राव, लाला खुशीराम, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र जैसे अनेक शब्दों ने अपने दैनंदिन व्यवहार में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर स्वकीय भाषा और उसके पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, अगर हम संस्थात्मक रूप में देखें तो आर्य समाज, गुरुकुल कांगड़ी, नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अच्छे और प्रामाणिक प्रयास किए हुए हैं। और इन प्रयासों के चलते आज हम बहुत बड़ी पारिभाषिक शब्दावली हमें मिली है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ब्यूरोक्रेसी एक शब्द था अंग्रेजी में, उसके बराबरी का कोई भारतीय शब्द नहीं बना था। और ब्यूरोक्रेसी इस शब्द को ध्यान देते हुए एक बार भाषण में लोकमान्य तिलक जी कह रहे थे, ब्यूरोक्रेसी म्हणजे काय, नौकरशाही। तो नौकरशाही जो शब्द है उन्होंने गढ़ा हुआ है। हालांकि नौकर और शाही दोनों शब्द फारसी हैं, लेकिन एक नए शब्द गढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आप जानते हैं, आज चित्रपट सृष्टि में, चलचित्र सृष्टि में जितने भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, पटकथा है या अन्य शब्द जो चल पड़ते हैं, पात्र हैं वगैरह वगैरह शब्द हैं, ये सारे नायक, खलनायक, नायिका, इन सारे शब्दों का गठन स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया हुआ है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर एक स्वतंत्र स्वायत्त सार्वभौम राष्ट्र के रूप में उभर करके आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे दैनंदिन जीवन में कम से कम हमारी स्वभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदी के प्रख्यात कवि और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नतिन को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के न कटत हृदय को सूल। इसका अर्थ यह होता है कि अगर आपको उन्नति करनी है तो सारी उन्नतियों का मूल अपनी भाषा की उन्नति में है, क्योंकि बिना अपनी भाषा के अपने हृदय का शूल, अपने हृदय का दुख कोई दूर नहीं कर सकता। यानी आप कितने भी बड़े बन जाइए, जब आपको दुख होता है तो आप उस दुख का प्रकटीकरण अपनी भाषा में करते हैं, निज भाषा में करते हैं। इसलिए ये जो प्रयास किए गए इन महानुभावों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा आज के इस राष्ट्र का हमने गठन किया हुआ है। आगे चलते हैं, दूसरा भाग हमारा चल रहा है। अब हमने केवल पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा को आपके सम्मुख रखा, पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य को आपके सामने रखा। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर जा रहे हैं, वह पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, या यूं कहें
पारिभाषिक शब्द की परिभाषा क्या होती है? पारिभाषिक शब्द की परिभाषा अनेक प्रकार से दी जा सकती है। परिभाषा मतलब मराठी में जिसको व्याख्या और अंग्रेजी में डेफिनेशन कहा जाता है, उसको हिंदी में परिभाषा कहा जाता है। तो क्या डेफिनेशन है पारिभाषिक शब्द की? या पारिभाषिक शब्द की कई परिभाषाएं हैं, उनमें से हम 8-9 परिभाषाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उसकी अनेक परिभाषाएं हैं और ध्यान रखिए, परिभाषा करते समय 3 प्रकार के दोष निर्माण हो सकते हैं। एक है अतिव्याप्ति दोष। अगर आपकी परिभाषा कम शब्दों में है तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा। अगर आपकी परिभाषा अधिक शब्दों में है तो उसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा। इसलिए इन दोनों दोषों को टालने की कोशिश प्रत्येक ने की है। और ध्यान रखिए, दुनिया में कितना भी बड़ा विद्वान हो, क्या कह रहा हूं मैं, दुनिया में कितना भी बड़ा विद्वान हो, किसी एक अवधारणा की, किसी एक शब्द की कोई भी एक्यूरेट सही परिभाषा नहीं कर सकता। उसमें कहीं ना कहीं अतिव्याप्ति दोष या अव्याप्ति दोष आ जाता है। मैंने फिर से कहता हूं कि किसी भी प्रकार की परिभाषा करते समय जो दोष आ जाते हैं, उन दोषों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमारा समय समाप्त होते आ रहा है। 9:20 से 10 तक का हमारा समय था, केवल 2-3 मिनट बचे हैं। हम कल की तासिका में, जो हमारा पाठ्यक्रम का शेष भाग है, यानी कल की तासिका में हम पारिभाषिक शब्द की परिभाषा को पूरी तरह से 9 के 9 परिभाषाओं को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। मेरा ख्याल है कि आज केवल आप शामिल हुई, कल की तासिका में और भी छात्र शामिल होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अधिक से अधिकम फलम। ध्यान रखिए, विद्या का आवंटन जितना ज़्यादा लोगों तक जाए उतना अच्छा है। हालांकि आज की तासिका का भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको YouTube के माध्यम से आपके सम्मुख अवश्य प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इसके पहले भी पाठ्यक्रम पर आधारित हमने एक PPT का वीडियो और एक पाठ का वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। उसको भी ध्यान से देखें, मन लगा करके देखें, और ये बात ध्यान में हमेशा रखें कि हमें हमारे माता पिता के सपनों को साकार करने का बहुत बड़ा अवसर इस स्नातक स्तर के अध्ययन के द्वारा मिल रहा है। तो कृपया करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप अधिक से अधिक तासिकाएं करें, नोट्स निकालें, अध्ययन करें, और इस पर जो गूगल फॉर्म परीक्षाएं होंगी आगे चल करके, उन परीक्षाओं का भी अगर आप ठीक ढंग से गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो आपको आने वाली परीक्षा कठिन नहीं जाएगी। अब आज इतना ही काफ़ी है। आज हम रुक जाते हैं। कल फिर से एक नए पाठ्यक्रम के भाग, अगले पाठ्यक्रम का भाग, जो पारिभाषिक शब्द की परिभाषा, इसको लेकर के हम आपके सम्मुख फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए